back in 2018 I get my PhD degree in chemistry। लेकिन उस PhD डिग्री की बुनियाद पर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने में नाकाम रही। उस PhD डिग्री को हासिल करने के लिए मैंने अपनी 17 स्केल की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया। मैंने अपनी लाइफ का बेहतरीन एनर्जी और पोटेंशियल वाला टाइम सिर्फ लैब में रिसर्च करते हुए और एकेडेमिया में और रिसर्च पेपर पढ़ते हुए इन चीज़ों में गुजारा, जबकि वो टाइम मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करने के लिए भी दे सकती थी। ये वीडियो वो तमाम लोग जो PhD को परसू करना चाहते हैं या कंफ्यूजन में हैं कि उनको जॉब की तरफ जाना चाहिए या PhD की तरफ जाना चाहिए या इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा स्किल सीख लेना चाहिए जिसकी आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत डिमांड है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आई डिड माई PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट आई फेल्ड टू गेट ड्रीम जॉब इन एकेडेमिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ PhDs के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ मेंटोरशिप और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब आप PhD में एनरोल होते हैं, जब आप में ये पैशन होता है कि आपने रिसर्चर बनना है और आपने अपनी लाइफ में आगे जाना है, तो एक अच्छे मेंटोर के बगैर आप ये सब नहीं कर सकते। लेकिन मेरी लाइफ में रिसर्च की फील्ड में एक अच्छे रोल मॉडल की और एक अच्छे मेंटोर की हमेशा से कमी रही। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनका रवैया स्टूडेंट्स के साथ एक रोल मॉडल वाला और एक मेंटोर वाला नहीं है। सारे नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर आर जस्ट लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स, आर लुकिंग फॉर द फंडिंग्स। उनको इस चीज़ का ज़रा ख्याल नहीं है कि स्टूडेंट का करियर, स्टूडेंट की लर्निंग, स्टूडेंट के इमोशंस और वो क्या चाहता है, वो कहाँ पर प्लेस होते हैं। एक बच्चा जो PhD में एनरोल हुआ है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो किन सर्कमस्टांसेस में से आया है, क्या उसके पास 8 से 10 साल हैं कि वो PhD में लगाए, या उसके पास 3 से 4 साल का टाइम है और उसी टाइम पीरियड को वो अच्छे से यूज करे। ये तो फैक्ट है कि कोई भी बच्चा जो PhD में एनरोल होता है वो अपनी लाइफ के इस स्टेज पर होता है कि ना तो वो रिस्क ले सकता है, ना अपना टाइम जाया कर सकता है, ना रिसोर्सेज जाया कर सकता है, ना पैसे जाया कर सकता है। ये सारी चीजें अगर वो जाया कर रहा है तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मेंटोरशिप का शिकार है। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। वो मुख्तलिफ तजर्बे कर रहा है और इन तजर्बों में उसका टाइम और उसका पैसा और उसके रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं। इसके अलावा PhD का प्रोसेस आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से और नेगेटिव थॉट से ना गुजरता हो PhD में एनरोल होने से लेकर PhD डिग्री हासिल करने तक। PhD करते हुए आपको बहुत दफ़ा ऐसे महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े फेलियर से गुजर रहे हैं। आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, फेवरेटिज्म, लेग पुलिंग, बहुत सारी चीज़ों में आपको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा होता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं और बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ना आप उस PhD को छोड़ सकते हैं और ना ही उसको परसू कर सकते हैं। PhD ओवरऑल आल्दो माशरे की ज़रूरत है, किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए उसको एक अच्छे रिसर्चर्स की ज़रूरत है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करें और एक मुल्क को खुशहाल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जिस सिस्टम में हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, वहाँ का सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है एक अच्छा रिसर्चर प्रोड्यूस करने के लिए जो सारे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि आपके उस अदारे के अंदर हैं? अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि डू योर होमवर्क। जिस इदारे में, जिस रिसर्च ग्रुप में, जिस सुपरवाइजर के साथ आप PhD करने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, अपना होमवर्क कर लें, लोगों के रिव्यूज ले लें। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं कि आपने अच्छा रिसर्च ग्रुप कैसे तलाश करना है, आपको PhD की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर आप PhD की तरफ जाएंगे तो आप फेल होंगे, आपसे बड़ा फेलियर कोई नहीं होगा। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखें और उससे सीखें। अपना टाइम बचाएं, अपनी एनर्जी बचाएं, अपना पैसा बचाएं। दूसरा बहुत बड़ी रीज़न फेलियर की जो मेरा एकेडमिक लाइफ में फेलियर था, उसकी ये थी कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकी डू और डोंट्स को। कौन सी चीज़ कहाँ पर किस वक्त करनी है और कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, उसको अंडरस्टैंड करने में मैं नाकाम रही। किस वक्त मुझे लैब वर्क को टाइम देना है और किस वक्त मुझे पब्लिकेशंस निकालनी है, इन दोनों का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के लिए आपकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है।
अनफॉर्चुनेटली हम जब रिसर्च एनवायरनमेंट में होते हैं और रिसर्चर्स में होते हैं और जब पीएचडी कर रहे होते हैं और जब हम पीएचडी की बुनियाद पर जॉब ले लेते हैं, अपने अर्ली करियर में होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स फिर रहे होते हैं जो कि फेक रिसर्चर्स होते हैं। उनकी इम्पैक्ट फैक्टर, उनकी सीवी, उनकी कोलैबोरेशंस, उनके रिसर्च के रिजल्ट्स उनके अपने नहीं होते, लेकिन टेबल पर रखने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स का एक पलंदा होता है और हमारे सिस्टम में वही लोग कामयाब हैं। जब आप रिसर्चर होते हैं और जब आप एक रिसर्च सिस्टम में होते हैं तो आपको एक टॉय की तरह डील किया जा रहा होता है। इधर आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं, आपका रिमोट आपके हाथ में नहीं होता। जब आप अपनी मर्जी से प्ले करने लगते हैं तो वहीं पर आप एक एंटी ग्रुप का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, जो एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर बना हुआ है जिसमें फेवरेटिज्म को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, वो लोग जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो उनको हर तरह की फेवर्स मिल रही हैं, वो लोग जो अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहे हैं, दे वांट टू पुट देयर ओन आइडियाज इन, तो उनको पीछे किया जा रहा होता है। और ये सिस्टम हर जगह पर होता है। लेकिन पीएचडी करते हुए और आपको जब यूनिवर्सिटी में जॉब लेनी है, तब आप एक बहुत बड़ी इस लॉबी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस लॉबी का हिस्सा बनने बगैर आप एक्सेल नहीं कर सकते। तो मेरे फेलियर की जो बड़ी वजह बनी वो इस लॉबी का हिस्सा ना बनना था, क्योंकि ऐसा जट लोग हैं और जट लोग आपको पता है थोड़े से बोल्ड होते हैं, थोड़े नहीं छुपा सकते जो उनके दिल में होता है, डुअल नेचर नहीं कर सकते। जो सही है उसको सही बोलना है, जो नहीं सही उसको सही नहीं बोलना। तो बाज़ का ये भी हमें नहीं पता चलता कि कौन सी जगह पे आपने जो है वो इनकार नहीं करना था या आपने इनकार को छुपा देना था। हम हर जगह पे अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कर देते हैं। तो इन सारी सर्कमस्टांसेस ने मुझे ये वाइब्स देना शुरू कर दी थी कि मैं इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं बनी। देन आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विद अ बैड हार्ट। मैं कोई इतने खुश होके एकेडेमिया को क्विट नहीं किया फॉर लाइफ टाइम। और इनिशियली मैंने अपने फेसबुक और यूट्यूब से जो कंटेंट प्रोड्यूस किया, उससे आप लोगों का जो फीडबैक आया, आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स मुझे मिले, सुनने को मिले, उनको बुनियाद बना के मैंने एक सोल्यूशन साइंटिफिक पाकिस्तान की फॉर्म में जनरेट किया, जिस पर मैंने आप लोगों को जो वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो प्रीमियम रिसर्च ट्रेनिंग्स को, रिसर्च एक्सपर्टीज को नहीं सीख सकते और जिनकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनकी रिसर्च स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, उनके ऊपर मैंने पाकिस्तान के और दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई और कोर्सेज जनरेट किए, जिनको आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में, एक बर्गर एक पिज्जा की प्राइस में परचेज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स जो हैं उनको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि उन कोर्सेज की बुनियाद पर आप पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए, इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए या अपनी सीवी को अपग्रेड करने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। तो पीएचडी आपके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकती है, आपको आपकी लाइफ के एक ऐसे मोड पे डिप्रेशन का पेशेंट बना सकती है जिस पर शायद आप इतना डिप्रेशन लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब भी आप अपनी पीएचडी को प्लान करें, हाई स्टडीज को प्लान करें, तो मेक इट श्योर कि आपने अपना होमवर्क किया हुआ, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपके पास बजट इतना हो कि आप उसको 4 से 5 साल अच्छे से गुजार सकें और आपके पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी जरूर हो कि अगर आपका ये प्लान वर्क नहीं करेगा तो आप ये करेंगे, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये करेंगे। बिकॉज इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा पोटेंशियल, इतने ज़्यादा एफर्ट पुट करने के बाद भी जब आपके हाथ में सिर्फ फेलियर्स आए और एक ऐसी डिग्री आए जिसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने करियर को किस तरह से 360 का टर्न दिया और कौन से ऐसे स्किल्स थे जिनको मैंने सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजिटली ग्रो कर रही हूँ, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करवा रही हूँ और मेरे प्रोफाइल्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड हो रहे हैं। अगर इनके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। आई विल मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।